अब मान लीजिए आपको दो चीजों के बीच में थीटा फाइंड करना है, ठीक है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कोशिश करो दोनों वेक्टर, दोनों एक्सिस, कुछ भी दिया है आपको, उसके डीआरस निकाल लो आप। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के डीआर होते हैं, अगर मैं कहूं कि वाई एक्सिस के तो 0 1 0 और जेड एक्सिस के, ठीक है, तो अपने को इसके डीआरस मिल गए, A1 B1 और C1। और दूसरा एक क्या दिया है हमें, वेक्टर, वो वेक्टर क्या है, आई जे के, आई प्लस जे प्लस के। तो मैं कहूंगा इसके डीआरस क्या है। और अगर आपके पास किसी भी दो वेक्टर हो, दो एक्सिस हो, एक एक्सिस हो एक वेक्टर हो, आपको सिर्फ इनके डीआरस चाहिए, तो इसका डीआर कितना हो गया, A2 B2 और C2। और इनके बीच का एंगल लिखेंगे, लेट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड गिवन वेक्टर इज थीटा। पहले बताना है कि भाई मैंने एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा माना, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। खत्म कहानी। मतलब ये तो एक तरह से हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं। अगर ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं मैं, तो ये वही तो लिखा है मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करो फटाफट से। तो हमें दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस और गिवन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर दो। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही बात, तो कुछ मत करो, दोनों के डीआरस निकाल लो और फॉर्मूले में अप्लाई कर दो सीधा उठाकर। चलो फटाफट से करो, कितना आएगा देखो। तो cos थीटा इज इक्वल टू, चेक करो, A1 A2, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 इंटू रूट 3, बिल्कुल। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। नाउ 1 बाय रूट 3 cos थीटा कौन से एंगल पर है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 3 नहीं होता ही नहीं है कहीं पर। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, बात खत्म हो गया। अगर हमें एंगल मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो बात खत्म, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक अलग से वेक्टर लेट कर दिया, उसका बस आई रख दिया और जीरो दे दिया। समझ, एक सेकंड, समझा नहीं मेरी बात। आपको एक्स एक्सिस दिया है ना, तो आपने उसे अगर वेक्टर फॉर्म में रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने भी वही किया है, मैंने भी वही किया, चेक कर। अरे भाई आई जे के का फॉर्म ही तो नहीं लिखा, लेकिन निकाले तो डी आर है। जो हम वेक्टर लिखते हैं, हम जो वेक्टर लिखते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वो ए बी सी होते तो डी आर ही है। तो हम भी तो वही करते हैं, बस लिखने का प्रेजेंटेशन ही तो डिफरेंट है बेटा, चीज तो वही लिखी है हमने भी। मेरा आज क्या दिखा रहा था अभी, अगर हम जैसे cos बीटा लेते हैं ना, cos बीटा एम एम हो गया फिर हमारे लिए। हाँ तो m वालों को कर सकते हैं, क्योंकि एक से एक्सेस कर डालना है। फिर वही बात है, एलिमेंट नहीं है ना एबीसी, मैंने बोला था ना, a b अपॉन d का स्क्वायर। आसान यही है, करना चाहे सेम आंसर आएगा उससे भी, ठीक है। एक क्वेश्चन कल छूट गया था 9th वाला, ठीक है, हो गया। अब कहां तक हो गए, अगला पेज 19वां स्टार्ट करना है, एक पेज पूरा हो गया था कल। ओहो हाँ, छोटे क्वेश्चन तो थे। चलो चलो फटाफट 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 करते हैं भाई। डालो, हमेशा ये एक्सेस वाला प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा, क्योंकि दो वेक्टर होते हैं तो बड़ा आसान से बच्चा वो निकाल लेता है डायरेक्शन रेशियोज। जब वेक्टर नहीं होता है तब दिक्कत करता है, तो आप कोई प्रॉब्लम मत करना, डीआरस निकाल लेना, बस सोई बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस
मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर दिया है 400। ध्यान रखना, ये मॉड ऑफ जो मैं बोल रहा हूं ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड का। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बी व्हेन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। भाई वो ए क्रॉस बी की वैल्यू है, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर। अगले पे चेक करो तो इसमें यहां पर वही आएगा, लेकिन क्योंकि डॉट है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 400। ठीक है, ओके। हाँ तो ये 25 हो गया, और मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 मॉड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चेक करो 25 बी स्क्वायर कॉमन, 25 मॉड बी का स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक अगले ये तो 1 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। अब ये 25 को उधर ले जाओ जरा, तो 400 अपॉन 25 कितना आएगा बेटा? 30। भाई 25 को 8 कितने बार कटेगा भाई? 100 में 4 बार कटता है, तो 4 8 12 16 बार कटेगा, ठीक है ना। 16 आ गया, सिंपल सी बात है, 4 आ गया, फिनिश। तो मॉड बी इक्वल टू 4। ये रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना था, बस ये ध्यान रखना। इसमें 2 कंडीशन तूने गलत कर दी शुरू में टेस्ट में, जो पहले 2 क्वेश्चन है 1 मार्कर्स, दोनों गलत है। एक तो तूने इनवर्स को उधर ले गया तो इनइक्वालिटी को तूने चेंज नहीं किया, रिवर्स नहीं करा, और जो क्वेश्चन तुझे दिया है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, भाई वो डिफरेंशिएशन को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। पता नहीं था? नहीं, मार्जिनल नहीं पता था। और तो तकरीबन तेरा अच्छा पेपर है। इसमें मैं 60 सोच रहा था, 60 आ जाएगा, 60 आ जाता, थोड़ा छोटे मिस्टेक्स कर रखा है। 60 नंबर तेरे इसमें आता तो मैं परफेक्ट मान लेता, क्योंकि आधा घंटा तुझे कम भी मिला और पेपर का लेवल तो बहुत टफ था। ये कुंभ नहाने जा रहे हैं हम कल रात को, तो उसके लिए तो हम जाएंगे संडे की, लेकिन ट्रेन जिस तरह से चल रही है 10-10 घंटे लेट, तो मुझे लगता नहीं है हमारी जो कल की जाने की ट्रेन है वो भी 10 घंटे लेट है। तो जब वो पहुंचेंगे लेट तो फिर तो इसलिए मैंने संडे की टिकट करा रखी है, मंडे की टिकट करा रखी है। तो मुझे पता है कि वो जो लौटने वाली ट्रेन है वो डेली 8 से 10 घंटे लेट हो रही है, तो मंडे रात पहुंचना तो उसे मंडे सुबह है। हाँ तो क्या हो गया फिर? अरे वो मानो इतना हुआ बना रखा है नहीं इतना। हाँ मानता हूं बहुत भीड़ है, सब अरेंजमेंट है, और जैसे होगा मैनेज करो, क्या है करना तो पड़ेगा ही, इसलिए मंडे ऑफ है। तो मुझे पता है मंडे हम आएंगे रात तक। वैसे आने की सुबह की ट्रेन है, 7 बजे आ जाएगी सुबह यहां पर, लेकिन वो चलेगी वहां से इतनी लेट कि पहुंचेगी ही नहीं, तो मुझे पता है लेट ही आना है उसने, इसलिए मंडे ऑफ ही रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये शुरू में बताया था आप लोगों को मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर्स, चलो तीनों वेक्टर लिखो फटाफट से। तो ए वेक्टर दिया है अपने को i प्लस 3j प्लस k, फिर बी वेक्टर दिया है 2i माइनस का j माइनस का k, फिर सी वेक्टर दिया है लेमडा, ओके, लेमडा j प्लस सी के, और कह रहा है कि these 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो मैंने आपसे बोला था, लिखो जरा, इफ गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, लिखिए इफ गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये कंडीशन जरूर लिख देना, हेंस देयर डिटर्मिनेंट इज 0, हेंस देयर डिटर्मिनेंट इज 0। बस फटाफट से ये लाइन लिखकर, अब ये हो गया 1 3 1, फिर हो गया 2 -1 -1 0 लेमडा 3 इज इक्वल टू 0, और ऊपर क्या आएगा
प्लस माइनस प्लस, बस फॉलो फटाफट से ऐसे। तो प्लस का 1, इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाओ, तो माइनस का 3 माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो प्लस लैम्डा हो गया। फिर माइनस का 3, फिर इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाओ, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, फिर प्लस का 1, इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाओ, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। यह आ गया -3 प्लस लैम्डा माइनस का 18 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया चेक करो बेटा, 3 लैम्डा और माइनस का 21, तो इक्वल में जाके हो गया प्लस का 21 और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 7। फिनिश हो गया क्वेश्चन। कोप्लेनरिटी की सिर्फ आपको इक्वेशन मतलब कंडीशन पता होनी चाहिए सर एमसीक्यू वाले मोस्टली, क्योंकि आपको 1 मार्कर्स में एमसीक्यू बहुत वेक्टर बहुत दिखाई देगा, मैट्रिसेस बहुत देगा, मैट्रिसेस भी आपको ऐसे ही मिलेगा मोस्टली, सारा मैट्रिसेस आपको 1 मार्कर में मिलेगा। रिलेशन नहीं, मोस्टली आपको मैट्रिसेस और वेक्टर 1 मार्कर का ही दिखना है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है। बड़े क्वेश्चन तो बहुत रेयर ही मिलेंगे आपको इसमें, जो और वो कैसे होंगे, करे कराए यूनिक क्वेश्चन, पता है कि यही आने वाले हैं अपने पास। ठीक है बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ए ऑन बी, जिसमें ए और बी आपको दिया हुआ है। तो ए वेक्टर कितना है देखो अपने पास, ये दिया हुआ है 7i प्लस का j माइनस का 4k, और बी दिया है आपको 2i प्लस का 6j और प्लस का 3k। अब कह रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए ऑन बी का, ए ऑन बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मॉड, मतलब ऑन जो इसके पास है वही नीचे मॉड में जाएगा। ठीक है चलो सॉल्व करो फटाफट से, निपटा दो जल्दी जल्दी फटाफट। पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दो, नीचे बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 14, आई डॉट आई 1 हो गया, फिर 1 6 6, जे डॉट जे 1 हो गया, 4 12 माइनस का के डॉट के 1 हो गया, और b का मॉडुलस मतलब b का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 14 और माइनस का 6। चलो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9, ऊपर कितना आ गया 8 आ गया, और नीचे रूट वो आ रहा है क्या 40, हाँ रूट 49, तो ये आंसर आ गया 8/7। तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी आ गया 8/7। तो आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ट्रिकी क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वेक्टर्स एकदम यूनिक कर लो पक्का। तो अब इनके पास हमारे पास और चांस नहीं है कराने का, टाइम ही नहीं है बेटा इतना। हो गया हायर ऑर्डर भी हो गया, वेक्टर भी हो जाएगा, 3D हो जाएगा, फिर आपके हाँ मैट्रिसेस के पहले 1 मार्कर ले लेंगे, फटाफट से ही निपटा ही लेंगे। तो वेक्टर में भी 1 मार्कर में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, उन्हें पहले निपटाएंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो जाए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पूरे साल करता है बच्चा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एबीसी कैप में दिया हुआ है, एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ओके म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, पहली बात तो यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब है कि ए बी के परपेंडिकुलर है। अब इसको एरो में मत रखना, कैप में ही रखना, कैप में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वैसे ही रखना। बी सी के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर, ये कंडीशन गिवन है, और तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ये अपने को गिवन है। फिर कह रहे हैं कहां गया, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड लगाकर 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। मालूम है कैप लगाने का कोई मतलब नहीं था इधर, सुनो मालूम है एक टेस्टिंग है 12th के लिए कि वो अपने दिमाग का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वेक्टर पढ़ पढ़ के एरो लगाने की इतनी आदत है। अब उसने क्या किया, एरो उठा के ये लगा दिया। अब बच्चा क्या करेगा, बार बार आदत तो उसे वही लिखने की, बार बार लगाएगा, फिर वो काटेगा उसे।
तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, दिमाग को कंसंट्रेट कितना कर सकता है, वरना यहां कोई इसको देने का कोई लॉजिक ही नहीं था, सिंपल एरो देना चाहिए था। सिर्फ दिमाग थोड़ा सा यूज बच्चा करे, बार बार अब आपने 3-4 बार ऐसा कर दिया, फिर आपने बार बार काटा, बार बार ओवरराइट, फिर काट रहे हो, फिर लिख रहे हो, यही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना ऐसे चीजों का आंसर तब आएगा जब आप इन पे स्क्वायर करोगे, वरना तो ये आंसर कभी भी नहीं आएगा अपने पास। अच्छा, एक चीज और, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इससे लॉजिकली क्या समझा, ए डॉट बी 0 वो पैरेलल है ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, ध्यान रख। बी सी के परपेंडिकुलर है, देख फिर मैं लगा दिया, देख उसको, क्योंकि आदत ही ऐसी अपने को तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बात का। देखो हमने गलत लिखा तो कुछ नहीं, आप गलत लिख के तो वहां छोड़ जाएंगे। हाँ, इज इक्वल टू 0 और सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये अपने को पता होना चाहिए, इस्तेमाल भी करना है इसका, ठीक है। चलो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 2a है ना, हाँ 2a है प्लस बी कैप प्लस सी, मॉड है वहां पर, अपन ने मॉड नहीं लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब अपने को मॉड नहीं लेना है, तो ए बी, तो ए बी प्लस 2bc बी सी प्लस 2ca 2c और a, ध्यान रखिएगा। ओके, ये कितना हो गया, 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर, यहां चेक करो कितना हो गया, 4ab फिर 2bc प्लस 2ca। ओके, देखना जरा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 1, तो 4 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 0 और 0 पहले दिखा चुके हैं ऊपर हम, तो मेरे ख्याल से अब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है आगे। कितना आ गया, 4 5 और 6। तो फिर एक काम करते हैं, मॉड पे स्क्वायर लगा के खोल लो, फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को यहां पर, क्योंकि आगे उसका जरूरत की पड़ी ही नहीं कहीं, मॉड लगा के स्क्वायर कर देना फिर तो, ठीक है। अगले स्टेप पर, क्योंकि हम साइन थीटा का इस्तेमाल किया ही नहीं ना अपने को, कॉस थीटा का कहीं पर, तो हाँ फिर तो टेंशन ही नहीं कोई अपने को, खत्म कहानी, आंसर इज √6 फिनिश। जब हमने कॉस थीटा इस्तेमाल ही नहीं करना था तो फिर क्या टेंशन है, कर लो फिर तो। हमारे जो वैसे अंडर रूट में 49 आते 30 के साथ हमसे प्लस माइनस बेटा रीजन बताया इसका मैंने आपको, कि हम जब नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं और √36 आए तो प्लस माइनस 6 लिखते हैं, आप वेक्टर में कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं लगवा रहे, पॉजिटिव आंसर आना है। मॉड है ना, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, ये सारे मॉड, ये सब दूरी को डिनोट करते हैं। अगर माने तो दूरी कैसे नेगेटिव आ जाएगी आपकी, ऐसे मान के चल, हाँ बिल्कुल, अरे समझा नहीं, इसको अगर मैं लिखूं फाइंड डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर, तो डिस्टेंस का मतलब तू अभी भी इसका मैग्नीट्यूड ही निकालेगा, मैग्नीट्यूड क्योंकि दूरी का फॉर्म है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, दूरी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, इसलिए वेक्टर फॉर्म में कभी भी हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये दूरी होती तो बस √6 यूनिट्स लिख रहा होता है इसके पीछे, क्योंकि दूरी तो मांगी नहीं बढ़, लेकिन है तो वही है इसलिए पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फिनिश हो गया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है जब उसके दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हुए, नहीं डायगोनल्स नहीं है, साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो एक वेक्टर है आपके पास A जिसकी वैल्यू है 2i माइनस का 3k, ओके J नहीं है इसमें, और B वेक्टर है आपके पास 4j प्लस 2k। ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी साइड्स को, और हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। चलो फटाफट सॉल्व करो उसे और फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका, फटाफट।
पहले ए क्रॉस बी, ये हो गया आई जे और के, तो 2 0 -3, फिर यहां पर 0 4 और 2। चलो प्लस माइनस प्लस लगाओ फटाफट से, और मुझे ए क्रॉस बी का जो वेक्टर फॉर्म है वो दो फटाफट से बेटा, फिर उसका मॉड निकालेंगे, बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक एक फिर से 12 y कैप -4 j कैप प्लस 8 k कैप। चेक कर लो भाई सब यही आनी चाहिए सभी का, नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब इसका मॉड निकाल दो, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 144 प्लस 16 प्लस 64 कितना आ गया चेक करो, ये आ गया 100 140 150 160 2 to 4 आ रहा है, सही कह रहे हैं। अब देखिए 2 to 4 स्प्लिट होगा क्या, 4√14, तो 4√14, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया बस। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप वेक्टर थोड़ा समझ में आ गया तो कर पाओगे। कह रहा है वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखो पहली बात तो दिया है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, तो यहां से क्या समझे हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। फिर एक रिलेशनशिप दे रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी 13 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब मॉड ऑफ बी वाला रिप्रेजेंटेशन लगा रहे हैं। तो मैंने आपसे अभी कहा था इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करना जरूरी है, वरना बात बनेगी नहीं। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहां पर स्क्वायर लगा दें तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर तो मॉड ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ध्यान रखना 2ab लिखते समय मॉड मत लगा देना, यहां ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। अगर a डॉट बी में मॉड लग गया तो कॉस थीटा लिखना ही पड़ेगा फिर अपने को, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया, ये तो फाइंड ही करना है अपने को, और a डॉट बी 0 है, ये 0 हो गया। ये 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ये हो गया 144, जिसका मैं अंडर रूट लगा दूंगा मॉड b के रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये हो गया 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आया 12, फिनिश, 1 मार्कर है। अब तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो अच्छे से क्या कह रहा है 25 वाला, समझो पहले 25 क्या कह रहा है, प्लीज पहले देखो एक बार। इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, देखो जरा यूनिट वेक्टर है तो मॉड लगा के 1 लिखना, ठीक है। सच दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ओके, ये भी 1 है। फिर कह रहा है कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन, तो लिखो पहले लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। तो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया यहां पर, तो ये हो गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, क्योंकि मॉड ए मॉड बी लगा दिया है तो कॉस थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेगा तो गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 को ले जाओ उस तरफ, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 और कॉस थीटा की वैल्यू -12। एक सेकंड बेटा, हाँ बोल क्या कह रहा है सर, हमने यहाँ पर कॉस थीटा के लिए सर, क्योंकि यहां मैंने मॉड लगा रखे हैं। मैंने क्या सिखाया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने स्क्वायरिंग किया था ना, वहां 2ab चेक कर मॉड में लिया है या ब्रैकेट में लिया है,
2ab तूने कॉपी नहीं किया मॉड में लिया था। बेटा, ब्रैकेट में लिया था, वही तो सिखाना था। तो तू क्या करता है, तू कॉपी क्यों नहीं करता है? वो वाला उसको कॉपी होगा 24। तुझे 10 बार कहा था क्वेश्चन सारे करने के से ज्यादा जो कर रहा है उससे अच्छे से कर। अब तुझे वो कंसेप्ट नहीं आता, ये कैसे सिखाऊं तुझे मैं? तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अगर तू धीरे लिखता है तो बोल दे, मैं यहां से नहीं मिटाऊंगा उतनी जल्दी। मुझे कोई जल्दी थोड़ी ना सारे क्वेश्चन कराने की, और 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगी। 2ab में अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो cos थीटा लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो मुझे cos थीटा पर नहीं लगाना है, क्योंकि मुझसे थीटा ही मांगा है, तो मुझे cos थीटा लगाना जरूरी था। इसलिए ऐसे ना लिखकर मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, अगर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो इसे मॉड में ही लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लगाकर। अब cos थीटा माइनस ऑफ, हाँ भाई, नहीं होता? होता है भाई साहब, आपके चार्ट में नहीं होता बस, तो चार्ट के बाहर तो वैल्यू आती है। चलो पहले चेक करो cos कहां कहां पर नेगेटिव है। आफ्टर स्कूल 2, ये दोनों में नेगेटिव है cos हमारा। अब चेक करो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहां होती है? 60 डिग्री पर होती है। 60 का मतलब π/3। तो आप पाई में से माइनस भी करा सकते हो, पाई में ऐड भी करा सकते हो, दोनों केस में आपका 1/2 नेगेटिव ही आएगा। तो पाई माइनस π/3 ले लेते हैं, अगर एक ही आंसर चाहिए तो कितना आ गया? तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2π/3। कह तो रहा हूं दोनों कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू हो तो देख लियो कौन सा करना है। मान ले भैया ये 2 नंबर का था, तो भाई फिर दूसरी वैल्यू भी लिखा है ना, क्या टेंशन है अपने को। तो आपके पास 2 थीटा आ जाएंगे, यहां पर 4π/3 भी आ गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, 5/2 में से तो ऐड कर सकते हैं 5/2। क्या कह रहे हैं? 5/2 भाई जब 4 वैल्यू आ सकती है। क्या कह रहा है बता? 5/2 से ऐड करके तो साइन वाले उसमें आएंगे। अब π/2 पर रेशियो चेंज नहीं कर लेगा? होगा तो cos से साइन होगा ना, पर cos से तो चेक करेंगे ना तब भी cos का एंगल कैसा है। क्या कर रहा है? हम कौन सा एंगल लेते हैं? हम हमेशा ये लेते हैं, हाँ, या तो पाई या तो 2π। ये और ये कभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि रेशियो भी चेंज हो जाता है। आपको वैल्यू cos में चाहिए ना, साइन थोड़ी ना चाहिए। cos की चाहिए ना। जी हाँ, रेशियो चेंज करते समय सिर्फ ये लेना, पाई या 2π। ठीक है, कंफ्यूज मत हो भाई। तो सही टाइम पर कंफ्यूजन चल रहा है। जेडब्ल्यू का एग्जाम भी नजदीक है, बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है, कंफ्यूजन सही टाइम पे स्टार्ट किया है। लेकिन पेपर अच्छा किया है, पेपर अच्छा किया है। एटलीस्ट अगर हाँ मुझे इसमें 10 नंबर ऐसे थे मैं और आपको दे सकता था, और आधे घंटे और एक्स्ट्रा मिलता तो आराम से 70 निकल जाता ऊपर। बस बहुत है, फिर अच्छा पेपर है। छुट मिस्टेक्स तूने बेवकूफ वाली कर रखी है, उन्हें सुधार ले। एक जगह को इनिशियल वाला पॉइंट था, हाँ। एक का आंसर उसमें a+ भी है, एक का आंसर a- भी, और तूने दोनों में माइनस लगा रखा है। वो छोटी छोटी देखियो एक बार क्या गलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये समझ में आया? पक्का? कर उस क्वेश्चन को वाले फटाफट से ऊपर वाले को। बेटा तो जिस पर्पस के लिए हमारे पास आया है इसे 1-1.5 महीने के लिए, वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो फायदा क्या है फिर? और मुझे कोई जल्दी नहीं यहां से मिटाने की। तो क्या भैया रुक जाओ, मैंने कॉपी नहीं किया है तो मैं नहीं मिटाऊंगा, टाइम मत खराब कर। मैडम घर पे जाके पढ़ रहे हैं कुछ? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश? पढ़ना ही भी चाहिए यार, सब कुछ रोज सब कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे 8 घंटे फिजिक्स, 8 घंटे केमिस्ट्री, 8 घंटे मैथ्स, 8 घंटे इंग्लिश, एक ही दिन में सब कर लेते होगे। चलो ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर अगले दिन केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर इंग्लिश फिजिक्स, इंग्लिश केमिस्ट्री कर लेना भाई। अच्छा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है ना इनका मैथ्स, तो इतना स्ट्रांग है पत्थर मार मार तोड़ता नहीं वो इनसे। हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं, अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लो, कोई परेशानी नहीं है। क्लास को अच्छे से करो 1 घंटा, और जो होमवर्क है उतना कर लो, वो भी इनफ है। हम आपको सब करा देंगे, आपको अपने आप घर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
बस रेगुलर रहो क्लास में, 9 बजे आ जाओ, 9:05 में मत टपकना वरना मैं वापस भेज दूंगा आपको। 26 अरे मजेदार क्वेश्चन है भाई 26 वाला। वो सारे ऐसे क्वेश्चन है ट्रिकी है, आसान, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया है इसमें। देखो कह रहा है वो क्या सर, भाई पहले 26 करने दे। अरे तो रुक जा यार, रुक जा, तेरा हो गया, अच्छी बात है, एक ही नंबर मिला है अभी। अभी हमें 79 की तैयारी से करनी है भाई। अभी तो एक ही मिला है? ओ तेरी तो, हाँ भाई 79 की तैयारी करनी है, एक तो तू ले ही चुका है। पहले चल क्रॉस चेक कर लेते हैं। इफ वेक्टर ए एंड बी, अच्छी बात है भाई आपको हो गया, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको मॉड ए बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 2/3 एंड ओके ए क्रॉस बी इज एन यूनिट वेक्टर। तो भाई देखो 1 तब लिखना जब मॉड लगा दो। अगर ए क्रॉस बी 1 लिख दिया तो क्वेश्चन वहीं कट जाएगा, ध्यान रखना। राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए था, ए एंड बी होना चाहिए था भाई, सही कर लो, वहां पर बी नहीं लिखा हुआ है। विराज थोड़ी हेल्प कर यार। वो लगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सही। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया है 3, ये दिया है 2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक गलती कर गया मैं, नहीं स्क्वायरिंग की गलती नहीं है, ये तो एक क्रॉस बी का फॉर्मूला ही होता है। एक गलती की है मैंने बेटा, मैंने आपसे बोला था ना हम थीटा लेट ले रहे हैं, थीटा होता नहीं है, लिखना है लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अरे सोचो एक बच्चा कह रहा है लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा, तो अल्फा लिख के आ रहा है, तो ये कोई पेटेंट थोड़ी ना कि थीटा लिखना है, तो लेट लेना पड़ेगा। और प्लीज भाई साहब स्क्वायर क्यों किया है? मैंने तो स्क्वायर में वो चैप्टर कर दिया था। एक काम कर, क्यूबिंग 4th रूट, ये कॉमर्स वालों की प्रॉब्लम है टेक्निकली, क्योंकि उन्हें बात का आइडिया नहीं है कि उनको स्क्वायर भैया करते हैं हर बार, इस बार भी कर दो, क्यों करना है? ए क्रॉस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास। हम स्क्वायर कब करते हैं? जैसे कि आपको कोई ऐसे अननोन वैल्यू हो जाए जिसके बारे में तू फॉर्मूला वाइज जानता कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग करके भी आंसर आएगा। फायदा क्या है? फालतू क्वेश्चन बढ़ा रहा है इतना। ठीक है देखो अब जरा, हाँ तो क्यों नहीं आएगा? अब साइन थीटा का 1/2 कब है? 30 डिग्री पर, दैट इज इक्वल टू, बात खत्म हो गया। आपको ये फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, और तीनों वेक्टर आपको गिवन है, तो पहले बी क्रॉस सी निकालना, आंसर को ए के साथ डॉट करना। चलो चलो फटाफट फटाफट। 2i प्लस जे प्लस के ए दिया है, फिर बी वेक्टर दिया है -i प्लस 2j प्लस के, और सी दिया है 3i प्लस जे प्लस 2k। चलो तुम करो फटाफट से इसको, जल्दी से बी क्रॉस सी कर दो, फिर उसके बाद जो आंसर आए वेक्टर फॉर्म में उसे ए के साथ डॉट कर दो। और अनंत बिल्कुल आराम से और ध्यान से कर, जल्दबाजी मत कर, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले, ये रिवीजन क्लास है, तो 10 बार पूछ सकता है, हड़बड़ी मत कर। अगर नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है इसमें अपने को, ठीक है? पूछ ले जितनी बार पूछना है, इसीलिए बैठा है इधर। निशान जी आप बताओ, राज हो जाएगा? मैडम हो जाएगा? पीछे सबको? अक्षर कर लिया, चलो यार बढ़िया। पहले मुझे एक बार बी क्रॉस सी बता देना कितना आ रहा है, जिसका आ गया है। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। 3i प्लस 5j माइनस है प्लस, माइनस का 7k। चलिए ये आना चाहिए सभी का, चेक कर लो बेटा एक बार, और फिर डॉट करो उसका ए के साथ। ऐसा एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए वेक्टर से जो तुम्हें परेशान करे। ऐसे थोड़ा 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 करके 80 तक पहुंचना है अपने को। ये अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा है अपने पास, आराम से कर लेंगे। बच्ची कुछ कमी आपकी मैजिक क्लास में पूरी कर देंगे।
ठीक है, अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर लो एकदम। बस एक तुम्हें बाउंडेड एरिया घासू से सिखाना है अच्छे से, और उसमें तो जान निकलेगी तुम लोगों की बाउंड्री एरिया में। तो सर ऐसे क्लासेस पेपर से कुछ दिन पहले 2 दिन पहले का फोन दिया, समझा नहीं, फिर से बोल। बोर्ड्स के कुछ दिन पहले का फोन दिया। वो एक दिन पहले तो बताऊँ। हाँ हाँ। जैसे 17 अच्छा, मैजिक क्लास की बात कर रहे हैं? हाँ से और भी बड़ा है ना, तो सर मैंने 17 को हमारा पहला पेपर है तो आप छुट्टी करो। अच्छा, क्लास बंद कब होनी है हमारी? देखो मैं सो रहा हूं 10 फरवरी को, 10 फरवरी को फिनिश करने के लिए। जैसे तेरा तो सब हो जाएगा ना, कैसे नहीं तो उस तुम्हारा पेपर कब स्टार्ट है? हमारा 17 नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो मैं तो 2-3-4 अगर जरूरत पड़ी तो 2-3-4 और भी कर देंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत थोड़ी ना अपने को इसमें। लेकिन मेरे दिमाग में 10 तारीख के मेन है रिवीजन कब तक निपटता है, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ भाई मैंने अपनी साइड से करा दिया है। अब तुम लोग कर पाओगे मैजिक क्लास में, क्योंकि गैप बहुत है ना, तुम्हारा और पेपर भी अटक रहे हैं, तो पहले बेस तो तैयार हो जाए तुम्हारा। इसमें इंटीग्रेशन पूरा, मैट्रिसेस पूरा जो होना ही होना है। इंटीग्रेशन में बाउंडेड एरिया वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमा पूरा, वो ऐसे पार्ट जो कंफर्म क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, और जो टफर साइड से है उन्हें कराना जरूरी है। हमारी भी बहुत जल्दी जा रही है। इंटीग्रेशन तो पूरा ही बेटा, वो इंटीग्रेशन इतना टफ पार्ट नहीं है, ये है वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। इंटीग्रेशन वैरायटी बहुत ज्यादा है, कह रहा मेरी बहुत गया 5 दिन में कॉमर्स सर्विस 13 दिन की चलती मैं तो बहुत से छुट्टियां है। बहुत ज्यादा जी। हाँ। है। जिस पे मैथ में करो इंग्लिश के साथ 13 14 15 16 सही बात है। हो गया क्वेश्चन, आंसर बताओ कितना आ रहा है? तो पूरे का आंसर बताओ। -11 आ रहा है, चेक करो फटाफट से। ठीक है, ठीक है जी, क्या बात है निशांत, एक नंबर और पक्का है। भाई गॉड, अब तो सिर्फ 78 की मेहनत रह गई, बस 78, ज्यादा नहीं है तो यार, ये तो ले ही आए। कोई बात नहीं। क्या बेटा, इसकी जरूरत हो तब करना ना, ऐसे थोड़ी ना करना है अपने को, कहीं भी उठा के स्क्वायर कर दिया। सेम है, ए क्रॉस बी का, हाँ खुद करना घर पे अपने आप। 28 वाला तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो 29 करेंगे, 29 करेंगे। ए एंड बी आर द टू वेक्टर सच दैट, ओके, इस बार दिया है सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए वेक्टर, प्रूव दैट द वेक्टर 2a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू b। देखो इसका मतलब यह है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ये तो मतलब हुआ, मतलब 2a प्लस b डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। तो कैसे करें शुरुआत, बोलो। उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक जवाब। थीटा का इस्तेमाल करें तो ए स्क्वायर, मैं स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, प्लस बी स्क्वायर। देखना मेरा प्रेजेंटेशन विराज, अगर मॉड ए बी लिखा है तो भैया कॉस थीटा लिखना कंपलसरी है आपके लिए, थीटा का इस्तेमाल ही नहीं करना आपको, तो प्लीज ये मॉड हटाइए यहां से और डॉट लगाइए, बस वही था वहां पर कंसेप्ट, ठीक है। वो गलत रिप्रेजेंटेशन अंडा मिलेगा, मतलब आपको फिर मार्क्स ही नहीं मिलना उसके बाद, कुछ भी कट गया पूरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब चेक करो क्या चेंजेस करूं। ये तो बढ़ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ ए तो चला गया उधर, कट गया जी। ये ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ हाँ नहीं प्लस, क्यों बस डॉट प्रोडक्ट कर दो, यही है। सेम आ जाएगा क्या प्रेजेंटेशन वाइज? तो फिर मैं चाहता हूं मैं इसको ऐसा लिख दूं, हाँ तो एक तरफ देखो जरा, सॉरी, देखो जरा बोर्ड पर, ये मॉड कर दिया, सेम करने के लिए सर मॉड की कोई वैल्यू थोड़ा मुझे इंसर्ट करनी है यहां पर,
अब चेक करो, बस इसका ये लगा देना, क्या b और 2a प्लस b का डॉट जीरो आ रहा है? हेंस वी कैन से दैट वेक्टर b और b प्लस 2a वेक्टर आपस में क्या है? खत्म कहानी। ये तो प्रूफ करना था। तो ये मॉड से परेशान मत हो ना, क्योंकि मॉड की कोई वैल्यू थोड़ी ना सेट करनी है कि हमें मॉड को हमने क्यों लिख दिया वेक्टर b, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है, बस सॉल्व हो गया। अरे भाई यही तो प्रेजेंटेशन चाहिए था, आ तो गया हमारा b प्लस 2a डॉट, हाँ ये प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो तो गया। इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हैं? खत्म कहानी। ये प्रूफ करना था। ये तो एक तरह से हमने लिख दिया था कि आंसर में लाना क्या है, आंसर तो यहां से आएगा अपना। ठीक है, चलिए, मतलब प्रेजेंटेशन भी आपको शुरू में ही लिखवा रखा है। देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें देखो बच्चे क्या करके आते हैं। अब कॉमर्स जरा ध्यान से, ना 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 ना, देखो क्या किया उन्होंने, देख तो लो, क्या मतलब? ग्रुपिंग कर दी प्लस लगाकर, जबकि ये क्वेश्चन क्या है? ए भाई ये डॉट है, उधर डॉट है, बीच में प्लस है, लेकिन क्या है, प्रेजेंटेशन इस तरह से बोर्ड में दिया गया है। उन्होंने क्या है, भैया ये आई प्लस जे है क्या? ओ भैया ये आई प्लस जे नहीं है इधर। ठीक है, तो पहले ये बताओ, हाँ, के क्रॉस जे कितना आया? देखो क्या सिखाया था, आई जे के साइक्लिक चलते हैं, के देखो जे क्रॉस के होता है, लेकिन ये तो के क्रॉस जे लिखा है, तो अगर होता जे क्रॉस के तो आंसर होता आई, लेकिन ये तो उल्टा लिखा है, तो माइनस का आई, डॉट आई, और व्हाट इज जे डॉट के? जे डॉट के, जीरो होता है, ये क्रॉस नहीं है, ये डॉट है। अब वहां पर अब नॉट, व्हाट इज आई डॉट आई? 1, लेकिन माइनस आगे लग रहा है, तो व्हाट इज फाइनल आंसर? -1। ध्यान से, डॉट में अलग है, क्रॉस में अलग है नियम। ठीक है, कॉपी करो। हाँ करो करो, फटाफट से करो। छोटे छोटे चीज है, हल्का सा कंसेप्ट इधर उधर हुआ और गड़बड़ हो जाएगा। लगा तो जरी बोर्ड मार्क किया, बोर्ड मार्क ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा हमने क्यों, ये तो हमने क्रॉस का नियम लगाया है। बोर्ड मास से क्या मतलब है? बोर्ड मास से कोई मतलब नहीं है यहां पर तो आपने के क्रॉस जे लगाया हुआ है, बोर्ड मास से क्या लिंक है? आप जो कह रहे बोर्ड मास, हाँ वही, वो तब करता, अब तो करना ही नहीं ना इधर, तो वो तो अंदर इंटू करने वाली बात थी। इसमें बी परपेंडिकुलर है, बी प्लस है, क्या चीज, जीरो नहीं भाई, कौन सा क्वेश्चन बात कर रहे हैं? 39 बता रहा हूं, कुछ कॉपी तो नहीं देगा। अनंत जी कॉपी कर लो, फिर वेट कर रहा है तू कि मैं मिटा दूं, फिर डांट कैसे खाऊंगा भैया? मतलब 1 घंटे की क्लास पता नहीं चलती, 2 घंटे में आता है मजा पढ़ाने में। हाँ अभी 1 घंटे आ रहे, अभी तो स्टार्ट हुई थी यार, क्लास खत्म होने टाइम भी आ गया। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है कि ए डॉट ए है 0, ठीक है, और ए डॉट बी है 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी? इसके बारे में आप फिर क्या कह पाओगे मुझे? बी चाहे बनो या जीरो, नहीं ये तो जीरो है ना फिर। सुनो सुनो सुनो, सुनने वाली बात है भाई। इसको हमने लिखा, ऐसा कह सकते हैं। इसकी बात करें, ये ठीक है, ठीक है, मॉड ए की वैल्यू तो ए डॉट बी कॉस थीटा लिख दिया मैंने इसके लिए, जिसमें मॉड ए की इसको डाल दिया मैंने। ए 0 है, अब देखो सुनो, अगर मॉड ए 0 है, मॉड ए 0 है तो मेरा आंसर यहां 0 ही आ रहा है,
तो सोचो कि मॉड बी ऐसा क्या लिखा जाए। तो जैसे ए 0 तो आंसर 0, तो आप कह सकते हो एक केस तो ये है कि भैया आपका बी भी 0 हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है, ए और बी दोनों एक ही जैसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही तो है। तो अगर इसको 0 से आंसर 0 हो सकता है, तो मेरे बी के 0 से भी आंसर 0 हो सकता है। तो पहला आंसर तो ये आया, अगर एक आंसर ये है तो, कि आइदर मॉड बी या वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और कुछ बराबर नॉन जीरो वेक्टर, वो क्यों ये तो जीरो है, मल्टीप्लिकेशन किसी के नहीं, वो तो प्रूव हो गया ना कि अगर 0 है। नहीं समझ नहीं आपकी बात। जीरो से हाँ, एक केस क्या हो सकता है, जैसे भैया ए 0 है, ए 0 है, बी 0 है, समझ में आया। एक केस ऐसा भी हो सकता है, ये तो 0 है, ये तो कंफर्म है, ये 0 ना हो, ये कोई नंबर हो। अब ऐसे क्या लिखेंगे, नंबर हो तो क्या लिखेंगे, बी इज एनी। बेटा नंबर के फॉर्म में नहीं, वेक्टर की फॉर्म में लिखना है आंसर। तो दो केस हो गए, या तो बी आपका 0 हो सकता है, या तो वो 0 नहीं हो सकता। दोनों केस में आंसर के 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे, समझ मेरी बात। ए 0 है, अगर बी 0 हुआ तब भी तो आंसर 0 ही आएगा। अगर ए 0 है, ऐसा बी में क्या रखोगे आंसर 0 हो जाए, तो भैया आप आंसर बी को 0 रखोगे तब भी 0 रहेगा, और अगर वो 0 नहीं भी होगा तब भी 0 रहेगा आंसर। तो दोनों केस में आप लिखोगे देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेक्टर बी इज आइदर 0 और इट इज अ नॉन जीरो वेक्टर। मतलब ये 0 हो तब भी फर्क नहीं डालेगा आंसर पे, अगर ये 0 ना हो तब भी फर्क नहीं डालेगा। नॉन जीरो मतलब कि कोई वैल्यू है इसके पास, खत्म हो गया आंसर, फिनिश हो गया। ठीक है, टाइम के हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं, लिखो देयरफॉर द वेक्टर बी इज आइदर 0 और अ नॉन जीरो वेक्टर। या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या हो सकता है वो 0 ना हो, कुछ और हो जाए, लेकिन दोनों केस में बी कुछ भी हो, आंसर 0 ही आना है अपने पास। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, बचा हुआ पार्ट कल